हेलो बच्चों। तो हम लोग इवोल्यूशन में आज हम लोग चौथा क्लास देखने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग विकास के संक्षिप्त विवरण जो होती है उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो इसमें बेसिकली हम लोग पढ़ने वाले हैं ह्यूमंस में जो भी इवोल्यूशन हुए हैं या अदर अदर ऑर्गेनिजम्स में विकास जो हुए हैं उनको एक संक्षेप में देखते हैं कि क्या क्या हुआ है कितने कितने समय में। ठीक है। तो एक ओवरव्यू यहाँ पर दिखाया गया है विकास का एक संक्षिप्त विवरण। उसमें हम लोग जानते हैं कि कैसे क्या क्या चीज़ें हुई थी। ठीक है। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो, यहाँ से सन से लाइट आती रहती है, तो सन से जब लाइट आती है अर्थ में, और अर्थ का यहाँ पर उपग्रह एक दिया है, कौन सा, मून। तो ये जब अर्थ में आती है तो अर्थ में आने की वजह से अलग अलग प्रकार के यहाँ पर क्या होते हैं, ऑर्गेनिज्म पैदा होंगे समय के साथ साथ में। तो सबसे पहला जो ऑर्गेनिज्म इस पृथ्वी पर, इस इन्वायरमेंट में, इस अर्थ में आया था वो कौन था? प्रोकैरियोट थे, सेल विदाउट न्यूक्लियस। ऐसे सेल पहले उत्पन्न हुए जिनके अंदर में न्यूक्लियस नहीं थी। ऐसे सेलों को हम लोग क्या बोले? प्रोकैरियोट्स बोले। और इन प्रोकैरियोट्स के अंदर में भी बात करते हैं हम लोग, तो सर्वप्रथम बीजीए यानी कि हम इसको बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया। तो ये साइनोबैक्टीरिया ही पहले बार पृथ्वी पर आया। ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियास होते हैं बीजीए, या इसको हम बोल सकते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। इसने ही पहले बार प्रथम ऑक्सीजन प्रोड्यूस किया। तो प्रथम ऑक्सीजन उत्पादन करने वाले जीव का नाम पूछेंगे तो क्या बताएंगे? बीजीए या साइनोबैक्टीरिया। और ये क्या होती है? प्रोकैरियोट्स होती है। इन्होंने ही फोटोसिंथेसिस किया, और इस फोटोसिंथेसिस के द्वारा एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन आ गए। ऑक्सीजन का जो नंबर था वो बढ़ गया, और वर्तमान समय की बात करते हैं तो 21% ऑक्सीजन है। ठीक है। एटमॉस्फेयर में अलग अलग जो हम देखते हैं आसपास के पर्यावरण में जो एयर रहती है उनका परसेंटेज जो है अलग अलग होती है। जैसे सबसे ज़्यादा 78% क्या है? नाइट्रोजन। और उसके बाद में दूसरे नंबर में सबसे ज़्यादा क्या है? ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करने वाला जो सर्वप्रथम बैक्टीरिया था वो कौन था? बीजीए और साइनोबैक्टीरिया था। ठीक है। इसने ही पहले बार पृथ्वी पर ऑक्सीजन रिलीज किया। ठीक है। साथ में हम लोग बोल सकते हैं कि यह ऑर्गेनिज्म या बोल सकते हैं जीव वाटर में विकसित हुआ, मतलब पानी में, वाटर में क्या हुआ? विकसित। तो बोल सकते हैं कि जीवन पहले बार प्रथम कहाँ से विकसित हुआ करके जानेंगे तो हम बता सकते हैं कहाँ से? वाटर, मतलब जल से जीवन की उत्पत्ति हुई है। ठीक है। क्यों? क्योंकि ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया कहाँ पर पाए जाते हैं? जनरली जल में रहते हैं, वाटर में प्रेजेंट होते हैं। प्रथम ऑक्सीजनिक बैक्टीरिया था। ठीक है। इसके बाद में और ऑर्गेनिज्म आए, धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिसिटी हुआ, मतलब धीरे धीरे जटिलताओं को प्राप्त होता गया। तो दूसरे नंबर में आए कौन? यूकैरियोट्स, सेल विथ न्यूक्लियस। तो ऐसे कोशिका जिसमें न्यूक्लियस थी, जिसके अंदर में न्यूक्लियस थी, ऐसे कोशिका आए, है ना, जिसको हम लोग क्या नाम दिए? यूकैरियोट्स नाम दिए। पहले वाले को हम क्या नाम दिए थे? प्रोकैरियोट्स, जिसके अंदर में सेल तो था लेकिन इनके अंदर में न्यूक्लियस नहीं था। लेकिन ऐसे सेल आए बाद में यूकैरियोटिक सेल जिसके अंदर में न्यूक्लियस था सेल के अंदर में। ठीक है। इसके आगे और देखें, फिर इसमें और अलग अलग ऑर्गेनिजम्स आए, जैसे प्रोकैरियोट्स में, और प्रोकैरियोट्स के एग्जांपल की बात करते हैं तो बैक्टीरिया जो है प्रोकैरियोट्स होती है। फिर सेकंड नंबर में हम लोग बात करते हैं प्रोटिस्टा की। तो प्रोटिस्टा में एक्चुअली यहाँ पर प्रोटोजोआ आती है, वो होती है यूकैरियोट्स। बैक्टीरिया होती है प्रोकैरियोट्स, और प्रोटोजोआ होती है क्या? यूकैरियोट्स। फिर बाद में और आए पोरीफेरा वगैरह, फंजाई आए। फिर इसके बाद कोरल रीफ्स वगैरह आया। फिर इसके बाद कैम्बियम एक्सप्लोजन हुआ, कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन। तो उस टाइम में जेली फिश आए, मतलब आर्थ्रोपोडा वाले पूरे मेंबर्स आए, काइनोडर्मेटा, वोम्स वगैरह आए, मोलस्का आए, आर्थ्रोपोडा, मतलब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो है इनके बाद आते गया। ठीक है। उसके बाद में टेट्रापोडा जैसे कि इंसेक्ट, एम्फीबियंस, स्नेक, रेप्टाइल्स आए, है ना, और उड़ने वाले इंसेक्ट आए। आर्कियोप्टेरिस के बारे में पहले जान चुके हैं हम लोग, यह पक्षी और सरीसृप के बीच की संयोजी कड़ी होती है आर्कियोप्टेरिस, ये आया। उसके बाद में रेप्टाइल्स, डायनासोर, ये सब चीज मतलब कॉम्प्लेक्सिसिटी होते गया है। स्टार्टिंग हुआ यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट से, लेकिन आज की दुनिया, मतलब जब इवोल्यूशन हो रहा था, विकास हो रहे थे, तो ऐसे ऐसे ऑर्गेनिजम्स आए हैं समय के साथ साथ में जिनके अंदर में मल्टी सेलुलर हुए और यूकैरियोट्स होते गए। तो ये जो है विकास का एक संक्षिप्त विवरण यहाँ पर दिखाया गया है। इन्हीं सबको हम लोग एक शॉर्ट में एक फ्लो चार्ट के माध्यम से यहाँ पर जाने कि क्या क्या चीज हुआ। तो उसमें से इंपॉर्टेंट ये है कि पहले बार जीवन का विकास कहाँ पर हुआ था करके क्वेश्चन पूछेंगे, तो जल में हुआ था। तो कि कौन आए थे सबसे पहले बार सेलुलर फॉर्म में? तो साइनोबैक्टीरिया आए थे। ठीक है। तो मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा। इसके आगे हम लोग देखते हैं
ठीक है, तो विकास के संक्षिप्त विवरण में ये चीज जानते हैं। ठीक है, भूवैज्ञानिक समय पैमाने में 4 युग शामिल है। तो कौन कौन से 4 युग है? तो पहला है प्रोटेरोजोइक, और दूसरा पैलियोजोइक, तीसरा मीजोजोइक और चौथा सीनोजोइक। जिस प्रकार से जैसे हिंदू धर्म की बात करते हैं तो अलग अलग युग आता है, सतयुग, द्वापर युग, कलयुग, ये सब चीज जो है, तो वैसे ही यहाँ पर भी प्रोटेरोजोइक, पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सीनोजोइक, ये सब एरा होते गए हैं। एरा का मतलब कल्प होती है ना, एरा मतलब काल होती, कालखंड। तो 4 युग या 4 काल शामिल है। कौन कौन से? प्रोटेरोजोइक है ना, पैलियोजोइक, मेसोजोइक एंड सीनोजोइक। पीपीएमएस से याद रख लेना है, करेक्ट सीक्वेंस कई बार पूछ देते हैं। ठीक है, और इसको जानना भी जरूरी है, प्रीवियस नीट में आए हुए क्वेश्चन भी है इन्हीं से कि कौन से युग में क्या क्या परिवर्तन हुए, उन सबको भी जानना है। तो पीपीएमएस से याद रख लेना है। इसमें एक शॉर्ट में दिखाया गया है कि यहाँ पर क्या क्या चीजें हो रही है। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले अर्थ फॉर्म 4.5 बिलियन ईयर अगो, मतलब ये हुआ पृथ्वी बनी कब? 4.5 साल पहले बनी है पृथ्वी। क्या बनी है? 4.5 साल पहले बनी क्या? पृथ्वी। और उसके बाद में जो पहला आया आर्कियन पीरियड आया, फिर उसके बाद में प्रोटेरोजोइक पीरियड आया। तो प्रोटेरोजोइक में ये देखो, ये प्रोटेरोजोइक है, ये वाला 2.5 बिलियन साल पहले आया है। ठीक है, उसके बाद में पैलियोजोइक एरा है, मिजोजोइक, फिर सीनोजोइक। तो पैलियोजोइक जो एरा था वो अलग अलग पीरियड्स में डिवाइडेड था, मतलब जो काल होती है उसके महाकल्प होती है, एक्चुअल में महाकल्प है। ये सब है क्या? महाकल्प, महाकल्प। तो इस महाकल्प के अलग अलग समय आए, अलग अलग कल्प आए, अलग अलग काल आए। तो इस महाकल्प के चारों के अलग अलग है। देखो जैसे इसमें कितने 1 2 3 4 5 6 7, मतलब कैम्ब्रियन है। कैम्ब्रियन के बाद में क्या है? ऑर्डोविशियन है, फिर सिलुरिनियन है, डिवेनियन पीरियड, फिर उसके बाद में मिजिपियन पीरियड आएगा, पेनिसिफिलियन पीरियड, फिर उसके बाद में परमियन पीरियड। तो अलग अलग पीरियड हुए हैं अलग अलग कालखंड में, महाकल्प में। जैसे पैलियोजोइक में 6, फिर उसके बाद में मिजोजोइक में 3, फिर उसके बाद सीनोजोइक में फिर से क्या आ जाएंगे? इसमें 7 है। जो आज जो है सीनोजोइक एरा चल रहा है उसमें होलोसिन पीरियड चल रहा है, जिसमें मनुष्य जो है 10,000 साल पहले बना है। तो ये पूरा एक फ्लो चार्ट है, और उसमें जो इस समय में रहने वाले ऑर्गेनिज्म हैं उनको भी यहाँ पर दिखाया, जैसे कि इस टाइम में ये ऑर्गेनिज्म जो थे, आर्कियोलॉजिकल स्टडी करने के बाद में पता चला कि भूवैज्ञानिक काल में ये सब जीव होते गए हैं, और अलग अलग जीव ही हुए हैं, कोई समान जीव नहीं हुआ है। और आज के हम जीवों को देखते हैं तो उसमें देखो मनुष्य जो है सबसे ज़्यादा विकसित जीव है, तो यहाँ पर सबसे ऊपर में इसको दिखाया गया है। तो अलग अलग कालखंड है इनका, है ना, ईयर भी याद नहीं रखना, कुछ का ईयर याद रखेंगे हम। तो देखते हैं इसके आगे क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग देखने जा रहे हैं कौन सा, है ना, प्रोटेरोजोइक में पैलियोजोइक के बारे में देखने वाले हम लोग। ठीक है, देखें इसमें इट हैज 6 पीरियड, मतलब ये होती है कि इसमें 6 कालखंड और बने हुए हैं। तो कौन कौन से देखो, तो सबसे पहला कैम्ब्रियन वाला 540 से लेकर 490 मिलियन वर्ष पूर्व, ये था कैम्ब्रियन युग। फिर उसके बाद में आर्डोविशियन वाला युग था, फिर सिलुरिनियन, फिर डिवोनियन, फिर कार्बोनीफेरस, फिर उसके बाद में क्या है? परमियन। तो इसको याद कर सकते हैं हम लोग, CASDKP, CASDKP से याद कर सकते हैं हम लोग। मतलब ये है कि ये कौन से एरा था, मतलब कौन सा पीरियड था, कालखंड, महाकल्प। तो ये है पैलियोजोइक एरा, या महाकल्प बोल सकते हैं, महाकल्प, पैलियोजोइक महाकल्प है ये। ठीक है, तो इसको पैलियोजोइक युग या बोलते हैं, पैलियोजोइक काल है, जो 540 से लेकर 252 मिलियन तक लगभग वर्ष पूर्व था ये। मतलब यहाँ पर से शुरू हुआ था 540 से, फिर इसमें अलग अलग पीरियड है, तो 285 या 252 मिलियन वर्ष पूर्व तक यही वाला कालखंड रहा, मतलब महाकल्प रहे। ठीक है, इसके आगे और देखते हैं। अब जानते हैं उन कालखंडों में क्या क्या चीज हुए हैं, उनको भी जानते हैं। तो शुरुआत हम लोग करते हैं कहाँ से? प्रोटेरोजोइक से। मतलब देखो 4 मेन कालखंड है। प्रोटेरोजोइक कौन महाकल्प है, कौन कौन से? प्रोटेरोजोइक, पैलियोजोइक, मेसोजोइक एंड सीनोजोइक। तो प्रोटेरोजोइक में क्या क्या हुआ उनके बारे में जानते हैं हम लोग। तो देखो प्रोटेरोजोइक युग कब से कब तक? तो 2500 से लेकर 541 मिलियन ईयर अगो, मतलब मिलियन साल पहले क्या क्या हुआ उसको जानते हैं हम लोग। तो सबसे पहले देखें, जीवन के पहले सेलुलर रूप दिखाई दिए लगभग कितने साल पहले? 2 अरब, मतलब 20,000 मिलियन ईयर अगो, मतलब क्या है?
2 अरब साल पहले, 2 अरब साल पहले। जबकि जीवन के अकोशिकीय रूप जो था, मतलब नॉन सेलुलर फॉर्म, नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ, मतलब जीवन के अकोशिकीय जो रूप थे वो कितने साल पहले आए थे? 3 अरब साल पहले। इसको हम लोग प्रीवियस वाले क्लास में देख चुके हैं, 3 अरब साल पहले। लेकिन जीवन के पहले सेलुलर रूप, सेलुलर रूप का मतलब, सेलुलर का मतलब ये होता है कि उसमें प्रॉपर सेल बने हुए दिखाई देंगे, प्रॉपर स्ट्रक्चर दिखाई देगा, प्रॉपर उसमें रिप्रोडक्शन होता हुआ दिखाई देंगे। तो जीवन के पहले सेलुलर रूप को ना याद रखना, इंपॉर्टेंट डाटा दिया है एनसीईआरटी ने। तो कब हुआ? 2 अरब साल पहले हुआ, मतलब 2000 मिलियन ईयर अगो। ठीक है, तो ऐसा था वो सेलुलर फॉर्म जो था, इस टाइप का दिखाई दे रहा था स्ट्रक्चर। कुछ कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश प्रतिक्रिया के रूप में O2 को जारी करने की क्षमता थी। कुछ कोशिकाओं में, मतलब अभी जैसे पहले बताया कौन से, जैसे बीजीए वगैरह, ब्लू ग्रीन एल्गी, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया। इसमें अभी के हायर प्लांट्स के से तुलना करेंगे तो इसमें क्लोरोफिल ए होती है, जो उसको कंपैरिजन करेंगे तो इसमें क्लोरोफिल ए रहती है, जो हायर प्लांट्स में भी रहती है। तो उसकी वजह से क्या कर पाते हैं, प्रकाश संश्लेषण और O2 के रूप में, O2 मतलब ऑक्सीजन के रूप में रिलीज करते हैं ऑक्सीजन को O2 के रूप में। ठीक है, एकल कोशिका वाले जीव बहुकोशिकीय जीव बन गए। मतलब ये है, शुरू में हम लोग पढ़े क्या, प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है, यूनिसेलुलर। तो यूनिसेलुलर से अब धीरे धीरे क्या बनते गए, मल्टी सेलुलर बनते गए। कहां पर, कौन से महाकल्प में? तो प्रोटेरोजोइक महाकल्प जो होती है इसमें बना है ये। ठीक है, इसके आगे और देखें, पैलियोजोइक युग में और देखते हैं, 500, लगभग 500 मिलियन ईयर अगो, मतलब आज से हम लोग तुलना करते हैं 500 मिलियन ईयर साल पहले अकशेरुकी जीव बने। अकशेरुकी मतलब इनवर्टिब्रेट्स। तो इनवर्टिब्रेट्स कौन होती है? तो हम जानते हैं पोरीफेरा, पोरीफेरा से लेकर हेमीकॉर्डेटा तक, हेमीकॉर्डेटा क्लास 11 में हम लोग पढ़े रहते हैं। पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थिस, एस्केहेलमिन्थिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमीकॉर्डेटा, इतने सारे हम पढ़े रहते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के जो जीव थे अकशेरुकी जीव, वो कब बने? 500 मिलियन साल पहले बने। तो डाटा याद रखना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में फिर से देखते हैं, 450 मिलियन साल पहले भूमि जीव, मतलब पौधे दिखाई दिए। देखो 450 मिलियन साल पहले मतलब क्या, यहाँ पर भूमि में रहने वाले जैसे कि पौधे, सर्वप्रथम भूमि में जो रहने वाले ऑर्गेनिज्म थे वो पौधे दिखाई दिए कब? 450 मिलियन साल पहले, मिलियन ईयर अगो। ठीक है, तो इसको याद रखना है। यहाँ पर कुछ ऑर्गेनिज्म का डायग्राम दिया है। यहाँ पर मॉसेस, द मोस्ट प्रिमिटिव ऑफ द प्लांट्स। पहले मॉस वगैरह जो था पत्थरों पर उगते हैं। आज के डेट में हम बात करते हैं तो मॉसेस जो आती है वो आती है ब्रायोफाइटा में। तो मॉसेस जो रहती है ये पत्थरों वगैरह के ऊपर में ऐसे काई के रूप में जमी हुई रहती है, वैसा स्ट्रक्चर है। ये क्या है, ट्राइलोबाइट्स है। ट्राइलोबाइट्स ऑर्गेनिजम्स है जो शुरुआती समय में उपस्थित थे। कौन से टाइम में? पैलियोजोइक युग में। ठीक है, तो इसको भी देखते हैं, है ना, ये डाटा याद रखना इंपॉर्टेंट है। इसके आगे और देखें, ये दोनों जान गए हम लोग। 500 मिलियन साल बने पहले इनवर्टिब्रेट्स बने। उसके बाद 450 मिलियन साल पहले भूमि पर पहले सबसे पहले पौधे दिखाई दिए। उसके बाद में और देखें, 400 मिलियन ईयर अगो आर्थ्रोपोडा ने भूमि पर आक्रमण किया। आर्थ्रोपोडा ने भूमि पर आक्रमण किया मतलब आर्थ्रोपोडा जितने भी इंसेक्ट वगैरह होते हैं या पैरों से चलने वाले, मतलब छोटे छोटे पैर रहते हैं उनके, आर्थोस और पोडा दो वर्डों से मिलकर बना रहता है ये। आर्थोस का मतलब होता है ज्वाइंटेड अपेंडेजेस होती है इसमें, मतलब इनके पैर जो है ना ऐसे जुड़े 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 रहते हैं, ऐसे जुड़े 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 टाइप के पैर रहेंगे, उसको हम लोग आर्थ्रोपोडा बोलते हैं। इसने क्या किया, समुद्र से निकलकर या पानी से निकलकर इसमें भूमि पर कब्जा करना शुरू कर दिया। कब? 400 मिलियन साल पहले। उसके बाद और जानते हैं, 350 मिलियन साल पहले जबड़े रहित मछलियों का विकास किया गया, जैसे जॉलेस फिश वगैरह बने यहाँ पर। ठीक है, जॉलेस फिशेस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। आगे चल के हम लोग कार्टिलेजिनस फिशेस, बोनी फिशेस हम जब पढ़ेंगे तो यहाँ पर जॉलेस फिशेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो आज के समय में विलुप्त हो चुकी है, लेकिन हम लोग इसको एनिमल किंगडम वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, इसके बारे में, है ना, दिया गया है। तो जबड़े रहित मछलियों का विकास कब हुआ है उसको याद रखना है, 350 मिलियन साल पहले। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे हम लोग। इसके आगे और देखें,
ये सब चीज़ हम लोग जान गए, पहला पॉइंट जान गए, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट जान गए। अब उसके बाद में अगला एक और पॉइंट है क्या, इसी युग में ही क्या हुआ, लोबेफिन मजबूत और मजबूत पंख वाली मछलियां जमीन पर आ जा सकती थी और पानी में वापस जा सकती थी, मतलब जमीन में आ सकती थी और जमीन से वापस भी पानी में जा सकती थी। वे पहले उभयचर आधुनिक मेढकों और सैलामेंडर के पूर्वज के रूप में विकसित हुए। सीधी सी बात है, ये देखो लोबेफिन को हम लोग देखते हैं, लोबेफिन, ये लोबेफिन नाम की जो मछली है इसमें क्या थे, पंख लगे हुए थे, ठीक है, मजबूत पंख थे। अब इस पंख की वजह से ही वो क्या किया, समुद्र से किस में आ रहे थे, स्थल में आ रहा था। और कौन सा मछली, लोबेफिन, इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है, लोबेफिन। लोबेफिन मछली जो है मजबूत पंखों वाली थी और ये जमीन से किस में आ जाती थी, किस में आ जा रही थी, भूमि, जमीन से वाटर में आ जाती थी और वाटर से किस में, जमीन में चली जाती थी। और आज की बात करें हम लोग तो ऐसा कौन करते हैं, तो ऐसा करते हैं एम्फीबियंस। तो एम्फीबियंस कौन है, एम्फीबियंस, तो एम्फीबियंस का मतलब है उभयचर। उभयचर, उभयचर का मतलब, उभय मतलब दो, चर का मतलब जीवन। तो जिसका दो जीवन होता है, एक होता है जल में जीवन और दूसरा क्या, स्थल में जीवन। तो आज के हम लोग तुलना करेंगे आज के जो जीव है उसमें से, तो कौन कौन से होती है, जैसे कि मेढक जो रहती है वो क्या करती है, जल स्थल दोनों में रहती है। उसके अलावा सैलामेंडर वगैरह जो रहती है, मगरमच्छ जैसे दिखाई देती है, मेंढर, ये सब चीज भी क्या होते हैं, जल से स्थल में और स्थल से जल में आ जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी दूसरा जीवन क्या है, दोनों टाइप से होते हैं, मतलब उभयचर होती है ये। तो यहाँ पर याद रखना 350 मिलियन साल पहले जबड़े रहित मछलियों का विकास किया गया, और जबड़े रहित मछली का नाम क्या है, ये लोबेफिन वगैरह थे, ठीक है। जबड़े रहित मछली का हम लोग यहाँ पर देखें एक डायग्राम, यहाँ पर ये वाला जबड़े रहित मछली था, और ये वाला जो था लोबेफिन, ये अलग सी मछली है जो मछलियों के जैसे दिखाई देता था, लेकिन उसमें एम्फीबियंस वाले भी कैरेक्टर या गुण थे, ठीक है। तो इसको भी जानना है। इसके आगे और देखें, पेलियोजोइक युग, ठीक है, पेलियोजोइक युग में ही है ना, ये उसका फॉसिल्स ऑफ सिलाकेंथी या लोबेफिन फिश थी, मतलब लोबेफिन को हम सिलाकेंथी बोलते हैं, सिलाकेंथी। और इसके बारे में अभी है और भी बात है, सिलाकेंथी के बारे में जानते हैं, उसका ये फॉसिल मिला था लोबेफिन का, ठीक है। देखते हैं इसको, लोबेफिन के बारे में। 1938 में दक्षिण अफ्रीका में कोलोकेंथी मतलब सिलाकेंथी मछली नामक एक लोबफिन पकड़ा गया, जिसे विलुप्त मान लिया गया था। देखो ये याद रखना, यहाँ पर लोबेफिन था एक मछली, देखो यहाँ से देख सकते हैं, द 325 मिलियन ईयर ओल्ड लोबेफिन सिलाकेंथी इज स्टिल वेरी मच अलाइव। देखो ये 325 मिलियन सालों से अभी तक जिंदा है। कौन, ये जो सिलाकेंथी जो है वो है ना, कोलोकेंथी नहीं, सिलाकेंथी है, सिलाकेंथी, सिलाकेंथी नाम की जो मछली है ना, उसको लोबेफिन भी बोलते हैं। लोबेफिन का मतलब हिंदी में बोलते हैं पाली परत, पाली परत मतलब बहुत सारे परतों से मिलकर बनी होती है इसका शरीर जो है लोबेफिन का। तो सिलाकेंथी मछली थी, है ना, जिसको लोबेफिन बोलते हैं, मतलब पाली परत, पकड़ा गया जिसे विलुप्त माना जाता था। पहले विलुप्त मान लिए थे इसको, क्यों, क्योंकि देखो 350 मिलियन या 325 मिलियन साल पहले वाले ऑर्गेनिज्म कहाँ दिखाई देंगे, तो इसको पहले विलुप्त मान लिया गया था। लेकिन इसको दक्षिण अफ्रीका में कब पकड़ा गया, डाटा को याद रखना इंपॉर्टेंट है, 1938 में। कहां पर, तो साउथ अफ्रीका में, साउथ अमेरिका नहीं है ना, ये अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका में सिलाकेंथी मछली नामक एक लोबेफिन पकड़ा गया, जिसे विलुप्त मान लिया गया था, ठीक है। तो मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा, और बाकी पॉइंट्स को हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसके आगे और देखें, हाँ देखो यहाँ पर डायग्राम भी दिखाया गया है, सेम बात यहाँ पर लिखा है और डायग्राम दिखाए हैं लोबेफिन का, पाली परत का, ऐसे टाइप का उसका स्ट्रक्चर होता है। देखो 1938 में दक्षिण अफ्रीका में ऐसा मछली को पकड़ा गया था, ठीक है। तो यहाँ से हम डायग्राम से देख सकते हैं, डायग्राम देखें। इसके आगे और देखते हैं हम, सेम बात है यहाँ पर, उसके बारे में फिर से स्ट्रक्चर को बना के दिखाया है ना, एक थियोस्टेगा, ये सब चीज़ भी इन्हीं से रिलेटेड जो है, मेढक और सैलामेंडर के जैसा ही दिखाई देता है, तो इसके स्ट्रक्चर को भी बना के दिखाए हैं, ठीक है। इसके आगे और देखें, पेलियोजोइक युग में ही और क्या हुआ, 320 मिलियन साल पहले समुद्री खरपतवार और कुछ पौधे मौजूद थे, ठीक है। जिस टाइम में इन लोग थे, किन लोग, जो ये जबड़े रहित मछली वगैरह, लोबेफिन वगैरह जब जो थी, है ना, उसी टाइम में समुद्री खरपतवार वगैरह, मतलब समुद्र में सीवीड्स, मतलब ये होती है कि जैसे स्थलीय एरिया में जो खरपतवार होते हैं जिनका कोई उपयोग नहीं रहता,
मतलब वो फसल के रूप में यूज नहीं होते, खरपतवार होते हैं, हमारे लिए यूजफुल नहीं रहते, उनको खरपतवार बोलते हैं। वैसे 320 मिलियन साल पहले समुद्री खरपतवार हुआ और कुछ पौधे मौजूद थे उस टाइम में, ठीक है। उभयचर सरीसृपों के लिए विकसित हुए, वे मोटे छिलके वाले अंडे देते थे, धूप में सूखते नहीं थे। मतलब ये है कि उभयचर सरीसृपों के लिए विकसित हुए, मतलब ऐसे उभयचर जो थे एम्फीबियंस और रेप्टाइल के रूप में विकसित होते गए, मतलब रेप्टाइल्स का मतलब सरकने वाले एनिमल्स, इस टाइप के एनिमल्स बनते गए। कौन? उभयचर, ठीक है। और ऐसे अंडे देते थे अपने, मतलब बच्चे होने से पहले अंडे देते थे, ओविपेरस एनिमल्स होते हैं इन लोग। तो ये ऐसे अंडे देते थे जिनके मोटे छिलके रहते थे ताकि वो धूप में न सूख सके, ठीक है। एक एग्जाम्पल दिया है, विशालकाय फर्न का टेरिडोफाइटा मौजूद थे, लेकिन वे सभी धीरे धीरे कोयला जमा करने के लिए गिर गए। पैलियोजोइक एरा जो था उसमें इतना ज्यादा फर्न की जो संख्या थी, आज हम फर्न की बात करते हैं, हम लोग फर्न वगैरह की बात करते हैं तो फर्न होती है टेरिडोफाइटा। आज के हम प्लांट्स के बारे में बात करते हैं तो फर्न किसका एग्जाम्पल होती है? टेरिडोफाइटा का। लेकिन आज हम लोग जो बड़े बड़े उत्खनन जहां पर होते हैं, जहां पर कोयले का भंडार है, तो उन जगहों में पहले क्या था, टेरिडोफाइटा की संख्या बहुत ज्यादा थी, और वही टेरिडोफाइटा फर्न वगैरह जो है धीरे धीरे मरते गए, और साल दर साल में, मतलब बहुत सारी युग के बाद में वो आज कोयले के भंडार के रूप में दिखाई देते हैं। तो याद रखना, इसमें से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो आज कोयले के भंडार के रूप में जो दिखाई देते मिलते हैं वो किसके सदस्य होते हैं, या बोल सकते हैं उसके उदाहरण कौन है, पूछ सकते हैं। तो टेरिडोफाइट्स है, पहले बात तो याद रखना है। यदि टेरिडोफाइट्स ऑप्शन में नहीं रहेंगे तो यहाँ पर फर्न को याद रखना है, ठीक है, जो उस टाइम की प्रभावी वनस्पति थे, किस टाइम की? पैलियोजोइक युग की, ठीक है। इसके आगे और देखें, अगला देखें, अगला है अब मिजोजोइक एरा। अब कौन सा युग आ गया? मिजोजोइक एरा। और इसका पीरियड कब से कब तक था? तो 252 से लेकर 66 मिलियन ईयर साल पहले तक इसका मिजोजोइक युग था, ठीक है। तो देखें, सरीसृपों और जिम्नोस्पर्म की आयु, सरीसृप और जिम्नोस्पर्म यहीं पर प्रभावी हुए। इनकी 3 अवधि हुई, ट्राइएसिक, जुरैसिक एंड क्रिस्टेशियस युग। तो ट्राइएसिक कल्प था 230 तक, फिर जुरासिक था 208 तक, और क्रिटेशियस था 144 मिलियन ईयर अगो, ठीक है। तो इसको भी याद रखेंगे। एक चीज और याद रखें यहाँ पर, क्या? लगभग 200 मिलियन साल पहले कुछ भूमि सरीसृप मछली जैसे सरीसृप इक्थियोसोरस को याद रखना, में विकसित होने के लिए पानी में वापस चले गए। मतलब ये है कि जो जहां पर रहना चाहा वो वहां पर चला गया। देखो, 2 जगह थी यहाँ पर, एक था भूमिगत क्षेत्रफल, मतलब भूमि वाला एरिया, स्थलीय एरिया, और दूसरा था क्या? पानी वाला एरिया। तो 200 मिलियन साल पहले कुछ भूमि सरीसृप, मतलब पहले मछली जैसे सरीसृप रहते थे, कहाँ पर? भूमि में। उसने क्या किया, जैसे कि कौन? इक्थियोसॉरस, उसने क्या किया? पानी में वापस, मतलब वापस कर लिया अपना, पानी में, पानी से निकला हुआ था और पानी में ही वापस चला गया, मतलब रहने के लिए परमानेंटली। तो क्या हो गया? ये जो इक्थियोसॉरस को याद रखना, ये पहले क्या थी? भूमिगत सरीसृप थी, और 200 मिलियन साल पहले आज से फिर से पानी में जाके रहने लग गया, मतलब अपना हैबिटाट को ये क्या बना लिया? पानी ही बना लिया, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे। इसके आगे और देखें, मेसोजोइक एरा में ही लगभग 200 मिलियन, है ना, ये वाला तो हम पढ़ लिए इक्थियोसॉरस को। उसके बाद और देखते हैं, भूमि सरीसृप डायनासोर थे, ठीक है। अब हो सकता है डायनासोर के प्रकोप की वजह से भी पानी में जा सकता है, क्योंकि छिपने की जगह पानी थी। तो ये क्या था? भूमि सरीसृप डायनासोर थे। डायनासोर प्रभावी जीव था उस टाइम का, किस टाइम का? मेसोजोइक युग का। और मेसोजोइक युग में भी कौन सा? तो मेसोजोइक युग में भी कौन सा? जुरैसिक युग में, ठीक है। जुरैसिक पीरियड के बारे में बात करते हैं, तो जुरैसिक पीरियड में डायनासोर थे, और डायनासोर के एग्जाम्पल यहाँ पर याद भी रखना है, 1 2 3 4। तो डायनासोर में कौन कौन से देखो, टायरेनोसोरस रेक्स, ट्राइसेराटॉप्स एंड स्टेगोसोरस एंड ब्रंकियोसोरस। तो ट्राइनोसोरस रेक्स है TR, उसके बाद ट्राइसेराटॉपस है, और उसके बाद में क्या है? स्टेगोसोरस है, और उसके बाद में क्या है? ब्रोंकियोसोरस। तो इसको ऐसे याद रखना है, TTSB से याद रख लेना। ट्राइनोसोरस रेक्स जो है, देखो कितना विशाल दिखाई दे रहा है, इतना विशाल डायनासोर था उस टाइम में, ठीक है। इसके आगे और देखें, ट्राइसेरेटोपस, इसके बारे में भी बात करते हैं अभी, ठीक है। ये सब चीज़ के बारे में तो हम लोग देख लिए, इसका एग्जाम्पल दिया है NCERT ने, है ना। ये इसके डायग्राम देखो, यहाँ पर ट्राइरेनोसोरस जो रेक्स है
ये लगभग 20 फीट 20 फीट ऊंचा रहता है ना, ठीक है। इसके बारे में देखते हैं, ये क्या है, ट्राइसेरोटोपस है। और उसके बाद में और देखते हैं, ये स्टेगोसोरस है। जो हम लोग यहाँ पर पढ़े कि ट्राइराइनोसोरस रेक्स, ट्राइसेरोटोपस एंड स्टेगोसोरस, ब्रांकियोसोरस, इन सब का डायग्राम यहाँ पर दिया है, इसको हम देख सकते हैं। तो ये ट्राइसेरोटोपस है और ये क्या है, स्टेगोसोरस है, ठीक है। ये सब ऑर्गेनिजम्स ऐसे दिखाई देते थे, ठीक है। इसके फॉसिल्स के बारे में यहाँ पर दिखाई दिया है। इसके आगे और देखें, तो ये सब का नाम दिया है ना, भूमि सरीसृप, डायनासोर, ट्राइराइनोसोरस रेक्स, ट्राइसेरोटोपस, स्टेगोसोरस, ब्रोंकियोसोरस, ये सब नाम है ना। और यहाँ पर देखो ये क्या है, ब्रोंकियोसोरस। तो तीन अलग अलग पेज में अलग अलग डायग्राम दिया है। देखो ये क्या है, ट्राइराइनोसोरस रेक्स है, फिर उसके बाद में क्या है, ये ट्राइसेरोटोपस, और उसके बाद में स्टेगोसोरस है ये, और ये क्या है, ब्रोंकियोसोरस। तो सबका डायग्राम हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। अब इधर से देखना है कि जो ट्राइराइनोसोरस रेक्स सबसे बड़ा डायनासोर, ऊंचाई में लगभग 20 फीट, विशाल डरावना खंजर जैसे दांत था, दांतेदार पक्षी उभरे हुए थे। मतलब ये था कि जब हम शुरू में देखते हैं, जो सबसे शुरू में है ना, ये डायनासोर ट्राइराइनोसोरस रेक्स, ट्राइराइनोसोरस रेक्स का ना ऊंचाई को याद रखना कितने फीट था, लगभग 20 फीट ऊंचाई था। मतलब ये विशाल इसका शरीर था, ठीक है। ट्राइराइनोसोरस रेक्स का सबसे बड़ा डायनासोर, ऊंचाई में कितने फीट, 20 फीट, और विशाल डरावना खंजर जैसे दांत थे। मतलब इसका दांत ऐसा था कि विशाल डरावना था, मतलब बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा दांत था। और इसके पीठ जो एरिया है, ऊपर वाला एरिया, या पूरे बोल सकते हैं शरीर में चारों तरफ ऐसे क्या बने हुए थे, ऐसे छोटे 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 ऐसे कटीले, है ना, दांत नुमा संरचना बनी हुई थी इसके ऊपर में, पीठ के ऊपर में यहाँ पर। तो इसको भी याद रखना, ट्राइराइनोसोरस रेक्स जो है 20 फीट क्या था, ऊंचा था, और सबसे डरावना खंजर वाला दांत वाला था, ठीक है। तो इसको भी याद रखना। इसके आगे और देखें, अगला है सिनोजोइक एरा। सिनोजोइक है ना, इसको हम बोलते हैं क्या, सिनोजोइक एरा, COENOZOIC, सिनोजोइक एरा युग। सिनोजोइक एरा में क्या हुआ, तो स्तनधारियों और एंजियोस्पर्म की आयु यहीं पर पता चली। स्तनधारियों और एंजियोस्पर्म मतलब आयु, मतलब पहले बार यहीं पर बने। इसके दो पीरियड्स आए, कौन कौन से, 66 मिलियन ईयर अगो, यानी तृतीयक, या बोल सकते हैं चतुर्धार्तुक, 2 मिलियन वर्ष पहले मनुष्य की आयु, ठीक है। तो 2 मिलियन ईयर साल पहले सब मनुष्य वगैरह बने, उन सब के बारे में है। उनसे पहले देखो ये इस टाइप के ऑर्गेनिज्म दिखाई दे रहे थे, स्तनधारी। स्तनधारी में कौन लोग आते हैं, एलिफेंट वगैरह आती है। या बोल सकते हैं स्तनधारी को पहचानने का तरीका है कि जिसके एक्सटर्नल ईयर्स होते हैं, मतलब बाहर कान होते हैं, वही क्या होते हैं, स्तनधारी होते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में भी जानते हैं हम लोग। लगभग 65 मिलियन ईयर अगो डायनासोर अचानक गायब हो गए। कुछ लोग कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन ने उन्हें मार डाला, और कुछ लोग कहते हैं कि उनमें से अधिकांश पक्षियों के रूप में विकसित हो गए। अब देखो क्या हुआ, डायनासोर जो था कब, लगभग 65 मिलियन ईयर अगो, मतलब इसका ना डाटा दिया गया है। तो डाटा में ये बताया कि 65 मिलियन ईयर साल पहले क्या हुआ, तो डायनासोर जो है अचानक गायब हो गए पृथ्वी से। मतलब ऐसे हुआ कि विलुप्त हो गए अचानक से। तो कैसे हुआ अचानक से, तो बताया, कुछ लोग कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन ने उन्हें मारा है। क्यों, क्योंकि उस टाइम में कोई मनुष्य रहते नहीं थे। तो उसने क्या बताया, कुछ लोगों ने, कि जलवायु परिवर्तन ने उन्हें मारा, और दूसरे बोलते हैं कि उनमें से अधिकांश जो है पक्षियों के रूप में विकसित हो गए, ये बात बताया, ठीक है। तो ये, और मुझे लगता है कि ये दोनों के बीच में ही, मतलब मुझे क्या, सभी को लगता है कि इन दोनों के बीच में ही कहीं ना कहीं सत्य जो है छुपा हुआ है, कि जलवायु परिवर्तन भी इसके मरने का कारण हो सकती है, या तो फिर पक्षी में बदलने वाला भी कारण हो सकता है, ठीक है। इसके आगे और देखें, पहले स्तनधारी श्रु मंजरू थे, उनके जीवाश्म छोटे आकार के होते हैं। ये वाला लाइन याद रखना, अभी तक तो दिए नहीं है लेकिन दे सकते हैं। क्या, पहले स्तनधारी का नाम पूछेंगे, तो पहले स्तनधारी का नाम क्या है, श्रु। श्रु, SHREW, श्रु। श्रु मंजरू जैसे थे, उनके जीवाश्म क्या रहते हैं, छोटे आकार के होते हैं, बहुत छोटा था। श्रु मंजरू इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई देता है, श्रु मंजरू का, मतलब वो ना माउस जैसा स्ट्रक्चर था उसका, ठीक है। इसके आगे और देखें, अब सिनोजोइक एरा में ही देखते हैं। दक्षिण अमेरिका में घोड़े, दरियाई घोड़े, भालू, खरगोश आदि जैसे स्तनधारी थे। महाद्वीपीय विचलन के कारण जब दक्षिण अमेरिका महाद्वीपीय बहाव के कारण जब दक्षिण अमेरिका उत्तरी अमेरिका में शामिल हो गया, तो इन जानवरों को उत्तरी अमेरिका जीवों द्वारा ओवरसाइट किया गया था। मतलब ये है
कि देखो पहले नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका अलग अलग थे, लेकिन दोनों का महाद्वीपीय बहाव के वजह से, मतलब समुद्र में हलचल की वजह से दोनों क्या होते गए, एक तरफ आते गए, एक तरफ आते गए, तो दोनों क्या हो गए, मिल गए, और इसकी वजह से यहाँ रहने वाले ऑर्गेनिज्म इधर मिल गए, इधर रहने वाले ऑर्गेनिज्म इधर मिल गए। तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में यही सब जो हुआ था। कौन कौन से, जैसे दक्षिण अमेरिका में रहने वाले घोड़े, दरियाई घोड़े, भालू, खरगोश आदि जैसे स्तनधारी रहते थे, और वो दोनों जब शामिल हुए तो क्या हुआ, इधर वाले जानवर उधर चले गए, उधर वाले जानवर इधर आ गए, मतलब मिक्सअप हो गए जानवर। ठीक है, इसके आगे और देखें, है ना, यहाँ पर हम देख सकते हैं परमियन युग में 250 मिलियन साल पहले ऐसे दिखाई देता था। फिर इसके बाद में ट्राइएजिक मिलियन में 200 साल पहले ऐसे दिखाई दिया पृथ्वी जो है। उसके बाद 150 मिलियन साल पहले ऐसे दिखाई दे रहा है, 100 मिलियन साल पहले ऐसे दिखाई दे रहा है। फिर इसके बाद क्रिटेशियस में ये ऐसे दिखाई दिया, और आइस एज हिम युग में जो अभी का युग है लगभग 10,000 साल पहले ऐसे दिखाई देता है पृथ्वी। इस तरीके से दिखाई देते हैं पृथ्वी, मतलब महाद्वीपीय विचलन लगातार होते जा रहे हैं, तो वहाँ के भूखंड जो है इधर से उधर होते जा रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे डायग्राम से। अगला है अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द इवोल्यूशन। यहाँ से हम लोग जान सकते हैं, इसमें प्लांट्स के बारे में है, और यहाँ पर क्या है, एनिमल्स के बारे में। तो अलग अलग युगों में अलग अलग टाइप के क्या हुए हैं, प्लांट्स हुए हैं, अलग अलग वनस्पति हुए हैं, जैसे कि पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सिनोजोइक, अलग अलग एरा में अलग अलग टाइप के प्लांट्स आए हैं, तो इनको भी हमें जानना है। ठीक है, यहाँ पर भी सेम बात है, अलग अलग युग में, जैसे कार्बोनिफेरस युग में, फिर उसके बाद में जुरैसिक पीरियड में जैसे डायनासोर वगैरह आए, तो अलग अलग युग में अलग अलग टाइप के एनिमल या पौधे हुए हैं, इन सबको यहाँ से हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, इसके आगे देखें, अगला है मनुष्य की उत्पत्ति और विकास। मनुष्य की उत्पत्ति और विकास के बारे में जानते हैं हम लोग कि इसमें क्या क्या चीज हुआ। ठीक है, देखो हम लोग डायग्राम से देख भी सकते हैं, मनुष्य पहले ऐसे 4 पैरों से चलता था, फिर धीरे 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 इसने इवोल्यूशन होते गए, इवोल्यूशन होते गए, और ये सब चीज़ बनते गए। तो इसमें भी देखते हैं, बात करते हैं। मनुष्य की उत्पत्ति और विकास के बारे में बात करें तो ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस नाम के 2 नर वानर गण थे। ये ड्रायोपिथेकस है और क्या है, रामापिथेकस। तो ये लगभग 15 मिलियन साल पहले ऐसे दिखाई दिए, है ना। तो ये सब बालों वाले थे, मतलब इनके शरीर में पूरा बाल रहता था, गोरिल्ला और चिंपांजी की तरह चलते थे। गोरिल्ला चिंपांजी मतलब फिर से 4 पैर में दौड़ते थे, फिर से 2 पैर में खड़े हो जाते थे, फिर 4 पैर में चढ़ते थे, फिर 2 पैर में खड़े हो जाते, मतलब आज के गोरिल्ला और चिंपांजी की तरह ही, है ना, इन लोग चलते थे। ड्रायोपिथेकस जो था ये वाला अधिक वानर जैसा था, जबकि ये वाला जो रामापिथेकस था वो किसके जैसा था, मनुष्य जैसे था। तो याद रख लेना, राम जो है मनुष्य के जैसे है, तो रामापिथेकस मनुष्य जैसा था, जबकि ड्रायोपिथेकस किसके जैसा था, नर वानर गण के जैसा था। ठीक है, इसके आगे और देखें, लगभग 3 से 4 मिलियन साल पहले पूर्वी अफ्रीका में मनुष्य जैसे प्राइमेट थे। पूर्वी अफ्रीका को याद रखना, पूर्वी अफ्रीका में क्या हुआ कि मनुष्य जैसे प्राइमेट्स थे। कहाँ, पूर्वी अफ्रीका में। कब, 3 से 4 मिलियन साल पहले। उनकी ऊंचाई 4 फीट तक थी, और वे दाईं ओर चलते थे, मतलब वो खड़े होकर चलते थे, खड़े होकर। उनकी जो ऊंचाई थी कितनी थी, 4 फीट थी, और वो खड़े खड़े होकर सीधे चलते थे। यह मान्यता इथोपिया और तंजानिया में पाए जाने वाले मनुष्य जैसे हड्डियों के जीवाश्मों पर आधारित है। मतलब ये बात जो बताया गया, 3 से 4 मिलियन साल पहले पूर्वी अफ्रीका में मनुष्य जैसे प्राइमेट थे, ऐसा बोला गया, जो लगभग कितने फीट थे, लगभग 4 फीट थे, और वो सीधे खड़े होकर चलते थे। तो इसको कैसे बताया गया, इसको कैसे, कहाँ से मान्यता प्राप्त हुआ, तो यह मान्यता इथोपिया और तंजानिया में पाए जाने वाले मनुष्य जैसे हड्डियों के जीवाश्मों पर आधारित है। ये किस पर आधारित है, मनुष्य के जैसे हड्डियों के जीवाश्मों पर आधारित है, कि मनुष्य जैसे हड्डियों के कंकाल वहां पर मिले हैं। ठीक है, इसके आगे और देखें, उसके बाद आया अगले, है ना, कौन, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। लगभग कितने साल पहले, 2 मिलियन ईयर अगो पूर्वी अफ्रीका के घास के मैदानों में रहते थे। ठीक है, पूर्वी अफ्रीका में कहाँ पर घास के मैदान है, बड़े बड़े जैसे जंगल रहते हैं, वैसे यहाँ पर बड़े बड़े घास के मैदान हैं, वहां पर रहते थे। पत्थर के हथियारों से शिकार करते थे ऑस्ट्रेलोपिथेकस, और लगभग फ्रूट खाते थे, मांस नहीं खाते थे। पत्थर के हथियारों से शिकार करते थे, लेकिन इन लोग क्या खाते थे, फल खाते थे। ठीक है, उसका डायग्राम यहाँ से हम लोग देख भी सकते हैं। ठीक है, इसके आगे और देखें, अगला है होमो हेबिलस। होमो हेबिलस कब, 2 मिलियन ईयर पहले। पहला मानव जैसा प्राणी, होमोनिड। पहला मानव जैसा प्राणी का क्वेश्चन पूछेंगे तो कौन है, होमो हेबिलस। देखो मनुष्य जैसे दिखाई दे रहा है, और इसकी क्रेनियल कैपेसिटी या मस्तिष्क क्षमता की बात करते हैं। मस्तिष्क मस्तिष्क क्षमता,
मस्तिष्क क्षमता मतलब बोल सकते हैं क्रेनियल कैपेसिटी। क्रेनियल कैपेसिटी लगभग कितनी थी? 650 से लेकर 800 सीसी थी। और मांस नहीं खाता था मस्तिष्क, है ना, ये मांस नहीं खाता था। ये मस्तिष्क की क्षमता इसकी कितनी थी? 650 से लेकर 800 मिलियन। और ये क्या नहीं खाता था? मांस नहीं खाता था। ठीक है, इसके आगे और देखें। होमो इरेक्टस 1.5 मिलियन ईयर पहले आया। मस्तिष्क की क्षमता इनकी कितनी थी? 900 थी। मतलब होमो हेबिलस की तुलना में इसकी मस्तिष्क की क्षमता कितनी है? ज़्यादा है। और संभवतः ये क्या खाता था? मांस खाता था होमो इरेक्टस। ठीक है, इसके बाद और देखते हैं निएंडरथल मैन को। निएंडरथल मैन ऐसे दिखाई देता है। निएंडरथल मैन पहले हॉलीवुड वगैरह मूवी जो आती थी उसमें इस टाइप का लोग दिखाई देते हैं, इस टाइप के लोग को दिखाते हैं। तो ये क्या है? निएंडरथल मानव। तो निएंडरथल मैन क्या हुआ? 1 लाख से लेकर 40,000 साल पहले आया। ठीक है, जिसकी मस्तिष्क की क्षमता देखो 1400 सीसी, 1400 सीसी थी इसकी मस्तिष्क की क्षमता। पूर्व और मध्य एशिया में रहता था, ये भी याद रखना। मध्य के देखो हमारा एशिया महाद्वीप है, तो उसमें पूर्व में पूर्व वाले जो एशिया महाद्वीप है वहां, और मध्य में एशिया महाद्वीप में रहते थे। अपने शरीर की रक्षा के लिए खाल का इस्तेमाल किया। मतलब इन्होंने क्या किया? खाल का प्रयोग पहले बार किया। और जानवरों के खाल जो रहते हैं उनको अपने कपड़े के रूप में शरीर को ढकने के लिए किया। उनके मृतकों को दफना दिया गया। मतलब ये है कि प्रथम ऐसे मनुष्य थे, मतलब प्रथम ऐसे मनुष्य के क्या है, इन लोग पूर्वज जो ऐसे थे जो अपने मृतकों को क्या करते थे? दफनाते थे। मतलब ये है कि मृतकों को गाड़ते थे जमीन में, नीचे में दफनाते थे। ठीक है, तो इसको भी याद रखना। कौन से लोग? होमो निएंडरथल मानव। ठीक है, इसके आगे और देखें। अगला है होमोसेपियंस। होमोसेपियंस मनुष्य, आधुनिक मानव का साइंटिफिक नेम है। मनुष्य, मनुष्य की उत्पत्ति, आधुनिक मनुष्य की उत्पत्ति कब हुई? लगभग 75,000 से लेकर 10,000 साल पहले हुई। और कहाँ पर हुई? हिम युग में। हिम युग का मतलब जब बहुत ज़्यादा ठंडा था, ग्लेशियर वगैरह थे, तो वहाँ पर क्या हुआ? मनुष्य का क्या हुआ? उत्पन्न हुआ 75,000 से लेकर कब? 10,000 साल पहले। कौन सा मानव? आधुनिक मानव जो है। ठीक है, इसके अलावा और देखते हैं प्राग ऐतिहासिक गुफा कला लगभग 18,000 साल पहले हुई, लगभग विकसित हुई थी। मतलब ये है कि आज भी हम लोग कहीं पर ऐतिहासिक जगहों में जाते हैं जहाँ पर गुफाएं हैं, उन गुफा के अंदर में गुफा चित्र बने हुए हैं। तो वो गुफा चित्र जो है लगभग कितने साल पहले बनी हुई है? तो 18,000 साल पहले बनी हुई है ये गुफा चित्र। प्राग ऐतिहासिक गुफा कला लगभग 18,000 साल पहले विकसित हुई थी। ठीक है, उसके अलावा और जानते हैं कृषि और मानव बस्तियां जो है 10,000 साल पहले बनी। मतलब मनुष्य ने मानव बस्तियां बनाना, मतलब जैसे आवास भी मिलता है ना, प्रधानमंत्री आवास योजना, वैसे ही मनुष्य, शुरुआत के मनुष्य क्या किया? अपने लिए बस्तियां बनाने लग गया, छोटे छोटे गांव बने और उसने कृषि कार्य शुरू किया। तो ये सब कब हुआ है? 10,000 साल पहले शुरू हुआ है। ठीक है, तो इसका भी डाटा को याद रखना। डाटा वाले क्वेश्चन देंगे, है ना, मिलाने वाले क्वेश्चन देंगे कि हिम युग में पहली बार मनुष्य की उत्पत्ति कब हुई, तो ये डाटा देंगे। प्राग ऐतिहासिक गुफा चित्रों की क्या हुई? 18,000 साल पहले। कृषि और मानव बस्तियां हुए 10,000 साल पहले। तो ये डाटा वाले क्वेश्चन देंगे। ठीक है, इसके आगे और देखें। मानव इतिहास के क्रम में जानते हैं हम लोग, तो इसको याद रखना, करेक्ट सीक्वेंस को, इस क्वेश्चन इसको पूछते हैं। तो सबसे पहले ड्रायोपिथेकस आए। सबसे पहले कौन आए? ड्रायोपिथेकस। ड्रायोपिथेकस के बाद में आएंगे कौन से? तो इसको भी याद रखेंगे, देखते हैं कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले ड्रायोपिथेकस आए, फिर उसके बाद में रामापिथेकस, फिर उसके बाद में ऑस्ट्रेलोपिथेकस, फिर उसके बाद में होमो हेबिलस, फिर होमो इरेक्टस, फिर उसके बाद में होमो निएंडरथल, फिर उसके बाद में होमो सेपियंस। मतलब ये है कि इसका करेक्ट जो सीक्वेंस है उसको पूछते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर ना क्रेनियल कैपेसिटी को भी पूछते हैं। तो होमो हेबिलस की क्रेनियल कैपेसिटी 650 से लेकर 800 सीसी थी, जबकि होमो इरेक्टस की कितनी थी? 900 सीसी थी। होमो निएंडरथल की लगभग 1400 सीसी थी। और होमोसेपियंस की बात करते हैं तो इसका भी 1400 सीसी रहता है, लेकिन अलग अलग में अलग अलग रहते हैं। मैन और फीमेल में अलग अलग रहती है। तो मेल में लगभग 1400 सीसी रहते हैं, जबकि फीमेल में इसकी क्रेनियल कैपेसिटी जो है 1250 सीसी होती है, जो आधुनिक मानव है उसमें। ठीक है, तो यहाँ पर मस्तिष्क की जो क्षमता है बढ़ती जाती मस्तिष्क धारिता। देखो सब चीज चेंजेस तो हुए हैं, मनुष्य के आकार बदला, सब चीज बदले, लेकिन सबसे ज्यादा चेंजेस क्या हुआ है? बढ़ती जाती मस्तिष्क धारिता। बढ़ती जाती मस्तिष्क धारिता मतलब ये है कि मनुष्य के जो मस्तिष्क की जो क्षमता है वो लगातार बढ़ते गई है, युगों युगों में, अलग अलग समय से अलग अलग समय में क्या होते गई है? मस्तिष्क की क्षमता बढ़ती गई। यही कारण है कि
सोचने समझने की जो क्षमता है वो भी बढ़ते गए, और धीरे धीरे क्या हुआ, आज के मनुष्य जो है बहुत बहुत ज़्यादा विकसित है, बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। इसका रीज़न है कि बढ़ती जाती मस्तिष्क धारिता हुई है, मतलब क्रेनियल कैपेसिटी लगातार बढ़ती गई है। ठीक है, पहले बात तो देखो, दो चीज़ों से यहाँ पर क्वेश्चन आता है, तो करेक्ट करेक्ट सीक्वेंस के से आएगा, करेक्ट सीक्वेंस वाले क्वेश्चन आएंगे, और दूसरा क्वेश्चन आएगा कि मानव के विकास में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ में बदलाव आया है, तो बढ़ती जाती मस्तिष्क धारिता, मतलब मस्तिष्क धारिता में क्या हुई है, लगातार बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, तो इसको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। कुछ मनुष्य की उत्पत्ति में होमिनिड परिवार के अलग अलग है ना, यहाँ पर डायग्राम दिए गए हैं ABCD करके, पूरा अलग अलग मनुष्यों के यहाँ पर खोपड़ी या कंकाल के बोला जाए, यहाँ पर डायग्राम दिया गया है। ठीक है, तो इसको भी देखना है यहाँ से। एक चीज और बताए हैं कि मनुष्य की जो खोपड़ी होती है, मनुष्य की खोपड़ी की तुलना में वयस्क आधुनिक इंसान, बेबी चिंपैंजी, वयस्क चिंपैंजी, देखो क्या होता है, मतलब ये बोले हैं कि मनुष्य की खोपड़ी की तुलना यदि हम करते हैं तो वयस्क चिंपैंजी की तुलना में बेबी चिंपैंजी से उसकी क्या रहती है, ज़्यादा मैच होती है। मतलब हम बोल सकते हैं कि मनुष्य की खोपड़ी की तुलना करते हैं हम लोग, की खोपड़ी की तुलना, तो वयस्क चिंपैंजी की तुलना में वो शिशु 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 चिंपैंजी के समान, शिशु चिंपैंजी के खोपड़ी के समान होती है, अधिक समान होती है, जबकि वयस्क चिंपैंजी के खोपड़ी जैसे नहीं रहती, वयस्क चिंपैंजी के खोपड़ी से। मतलब यहाँ पर ये याद रखना है, इसको याद न रख के इसको याद रखेंगे, मनुष्य की जो खोपड़ी है ना, वो शिशु चिंपैंजी के खोपड़ी के लगभग समान होती है या उसके जैसे दिखाई देती है, जबकि वयस्क चिंपैंजी के खोपड़ी से इसका कोई मिलान नहीं होता। जैसे हम लोग यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं, शिशु चिंपैंजी है, मनुष्य का यहाँ पर खोपड़ी का यहाँ पर दिखाया गया है, ये शिशु चिंपैंजी के समान दिखाई दे रही है, जबकि वयस्क के समान दिखाई नहीं देती। बच्चे चिंपैंजी की खोपड़ी वयस्क चिंपैंजी खोपड़ी की तुलना में वयस्क मानव खोपड़ी की तरह अधिक है। ठीक है, वैसे दिखाई देती है। तो ये सब चीज़ हम लोग जाने, है ना। इसके बाद में यहाँ पर बहुत सारा चीज़ हम लोग जो पढ़े, एक चीज़ और जानना है यहाँ पर, ठीक है, इस वाली जगह में देखते हैं। एक चीज़ याद रखना है यहाँ पर से, ये जो डिवेनियन पीरियड था, ये डिवेनियन पीरियड को मछलियों का स्वर्णिम काल बोलते हैं, मछलियों का स्वर्णिम काल, मतलब गोल्डन पीरियड बोलते हैं इसको, गोल्डन पीरियड ऑफ फिशेस, गोल्डन पीरियड ऑफ फिशेस किसको बोलेंगे, डिवेनियन पीरियड, मछलियों का स्वर्णिम काल था। और उसके बाद में एक चीज हम लोग पढ़े इसके बाद, जुरैसिक पीरियड जो था, है ना, यहाँ पर लिख देते हैं इसको। तो जुरैसिक पीरियड जो है वो डायनासोर का स्वर्णिम काल था, यहाँ पर डायनासोर का स्वर्णिम काल। तो गोल्डन पीरियड ऑफ डायनासोर बोलेंगे तो कौन सा आएगा, जुरैसिक पीरियड में सबसे ज़्यादा क्या था, डायनासोर था। ठीक है, तो ये क्लास में है ना यहाँ तक है, और यहाँ से हमें बहुत सारी चीज़ जानने को मिला, और आज के क्लास में हम लोग यहाँ तक पढ़ेंगे, और इसके आगे की जो क्लास है वो दूसरे यूनिट का होगा। यहाँ तक हम लोग बहुत सारे यूनिट पढ़े, ठीक है, और इसको लाइक सब्सक्राइब करके रखना है। साथ में इसका PDF चाहिए तो हमें यहाँ से ले सकते हैं, इस नंबर पर मैसेज करके 6261486723 में। नीट जोन KWD क्लासेस को यदि सब्सक्राइब करके रखेंगे तो पूरे जो लिस्टेड बना हुआ है, लिस्ट के रूप में है, पूरे चैप्टर वाइज पूरा जो भी लेक्चर है, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको हम लोग NCERT से मार्क कर सकते हैं, अपने नीट के स्कोर को हम लोग बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू।